तो इसमें यहाँ पर आप ध्यान दो, इसमें यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने बताया था कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट एटम पर पॉजिटिव चार्ज, ये रेजोनेंस है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो कौन सा प्रोसेस को फॉलो करता है? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस है, रेजोनेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये डोनर होगा, आई मीन प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट। तो रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल तो इसमें कोई नहीं है, नहीं। तो इसलिए अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, स्टेबिलिटी ऑर्डर की, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा आपका थर्ड। अब उसके बाद अगर हम सोचते हैं स्टेबिलिटी के बारे में, तो अब ये जो ऑक्सीजन है, अब इसके एडजेसेंट पर कोई पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं, तो ऑक्सीजन बाय नेचर पुलिंग टेंडेंसी, इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब माइनस आई। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी अधिक होती है, तो अब यहाँ पर वह पुलिंग टेंडेंसी की तरह काम करेगा। तो कार्बोकैटायन जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी है, और यहाँ पर पुल कर रहा, तो अगर पुल करने वाला ग्रुप अगर इसके क्लोज होगा, कार्बोकैटायन के क्लोज होगा, तब तो ज्यादा पुल करेगा, और इससे अगर दूरी पर होगा तो कम पुल करेगा। तो मैंने बताया था कि अगर एक्सेप्टर कटायन में अगर आप एक्सेप्टर लगाते हो तो स्टेबिलिटी घटता है, कटायन में डोनर लगाते हो, डोनर, तो स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो ये तो दोनों एक्सेप्टर ही है, दोनों केस में एक्सेप्टर ही है, लेकिन एक नजदीक है और एक दूरी पर है। तो ये नजदीक है और ये दूरी पर है, और दोनों एक्सेप्टर है। तो एक्सेप्टर है तो स्टेबिलिटी को तो डिक्रीज करेगा, लेकिन नजदीक वाला ज्यादा पुल करेगा, और ज्यादा पुल करेगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा डिक्रीज करेगा। इट मीन्स किसकी स्टेबिलिटी अधिक होनी चाहिए, 1 और 2 में? 1 में। 1, 1 की स्टेबिलिटी अधिक होगी, क्योंकि दूरी पर है तो कम पुल करेगा, कम पुल करेगा, स्टेबिलिटी अधिक होगा। तो फर्स्ट एंड देन सेकंड, ये। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखोगे। नहीं, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन सिंपल, जैसे ये आपका यहाँ पर CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये CH3, नहीं, सेकंड, आप देखो ये CH2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर CH3, थर्ड यहाँ पर CH2 पॉजिटिव चार्ज, इसको यहाँ CH3, नेक्स्ट आपका CH2 पॉजिटिव चार्ज, मैं यहाँ पर एक्सेप्टर लगा रहा हूँ NO2, एंड फिफ्थ CH2 पॉजिटिव चार्ज, और एक एक्सेप्टर यहाँ पर NO2, राइट। तो ये तो पता है कि एक्सेप्टर स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, ये तो आपको पता है, और डोनर आपका इंक्रीज करता है। तो ये ऑफ कोर्स डोनर है, स्टेबिलिटी को आपका इंक्रीज करेगा, लेकिन ये NO2 जो है ये एक्सेप्टर है। तो आप समझ सकते हो कि जो एक्सेप्टर है वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, तो ये तो दोनों लास्ट में होगा, 4 और 5। तो उन तीनों में 1, 2, 3 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, किसकी स्टेबिलिटी अधिक होनी चाहिए डोनर के केस में? और डोनर है, तो डोनर भी आप देखो कि डिस्टेंस डिपेंडेंट की तरह यहाँ पर वर्क कर रहा है, एक नजदीक है, और डोनर जो है उससे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। तो जो जितना नजदीक होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, दूरी पर जो होगा स्टेबिलिटी को वो क्या करेगा, वो आपका डिक्रीज करेगा, राइट। तो आप बता सकते हो अ, किसकी किसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी? एनीबॉडी एल्स? किसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी? फर्स्ट वाला से। फर्स्ट वाला, क्योंकि डोनर है और क्लोज है, नजदीक है, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज करेगा फर्स्ट। फर्स्ट के बाद सेकंड। सेकेंड, उसके बाद
थर्ड। थर्ड, आगे बोलिए। अब फिफ्थ। यहाँ एक फिफ्थ, एब्सोल्युटली राइट, एंड देन फोर्थ। फोर्थ। क्योंकि जो फिफ्थ है ये एक्सेप्टर है, फोर्थ भी एक्सेप्टर है, फोर्थ में भी एक्सेप्टर है, लेकिन नजदीक है, नजदीक है, ज्यादा पुल करेगा, स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा, तो इससे पहले फिफ्थ आ जाएगा। तो चलिए लिखिए और हैंड रेस कीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। मुस्कान, आवाज आ रही मेरी? हेलो मुस्कान, आवाज आ रही है? आप लोग लिख लिए? चलिए चंदा, आप लोग लिख लिए? यस सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ बोलो। सर इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं लगाएंगे? किसमें? लास्ट वाले क्वेश्चन में? यस सर। लास्ट वाले क्वेश्चन में हाइपर कंजुगेशन आप लगाओगे तो सब में तो एक ही हाइड्रोजन मिलेगा ना आपको। अब देखो यहाँ पर डायरेक्टली अटैच है ये, तो यहाँ तो एक ही हाइड्रोजन है, Yes. हाँ। यहाँ भी एक ही है, यहाँ भी एक यस ही है। उसके जस्ट सर। बगल वाला कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो सब पर तो एक ही है, तो उससे तो डिसाइड होगा नहीं ना। नो। हाँ, तो बेस्ट आपका था हाइपर कंजुगेशन, लेकिन उससे डिसाइड नहीं हो रहा क्योंकि सबके केस में आपका एक जैसा है, तो इसलिए उससे जो डिसाइड नहीं होगा तो फिर आप उसका यूज करोगे तो कोई फायदा है नहीं। क्लियर है? यस। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। यहाँ पर CH3 CH CH3 CH2 CH2 प्लस CH3 CHCl CH2 CH2 प्लस और CH3 CH2 CHCl CH2 प्लस। अब आप बताओ इसमें अगर देखो तो ये कार्बन, यहाँ पर आपका डोनर है, नहीं डोनर तो पूरा ग्रुप ही है, लेकिन ये तीन कार्बन तो सब में है, तो जो डिफरेंट है हम डिसाइड उसी से करेंगे ये। तो यहाँ पर डोनर है, ऑफ कोर्स इसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी, लेकिन ये एक्सेप्टर है, माइनस साइड, पुलिंग टेंडेंसी, तो जो नजदीक है वो ज्यादा पुल करता है, जो दूरी पर है वो कम पुल करेगा। तो इसके केस में स्टेबिलिटी अगर अरेंज करोगे तो स्टेबिलिटी ऑर्डर फर्स्ट क्या सेकंड होगा? थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड, एब्सोल्युटली राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यही आपका होगा, राइट। चलो नेक्स्ट अब देखो, तो CH2 प्लस ये यहाँ पर प्लस, और ये
ये सेकेंड एंड दिस इज योर थर्ड। ये अब इसमें अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो बिना कुछ बोले आप बताने की कोशिश कीजिए, तो आप लोग देखिए तो क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसमें। अब इसमें आप देखो तो ऑफ कोर्स थर्ड सेकंड फर्स्ट। ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन एक ही कार्बन से अटैच्ड है। ये जो कार्बन है कितने कार्बन से अटैच्ड है, 2, दो कौन। 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये जो काटायन है कितने कार्बन से अटैच्ड है, 3, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो थ्री साइड से थ्री साइड से ये डोनर लगा हुआ है इसमें। इसमें 2 साइड से डोनर लगा हुआ है, इसमें 1 साइड से डोनर लगा हुआ है। तो जितने साइड से डोनर लगे रहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में, ऑफ कोर्स उसके अकॉर्डिंग उसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है। या फिर हाइपर कंजुगेशन लगा सकते हो। यस सर। हाइपर कंजुगेशन में आप देखो तो थर्ड में अल्फा हाइड्रोजन आपको कितने मिले, थर्ड में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 7। 7, राइट। थर्ड में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 7, 3, 3 एंड यहाँ पर 1। तो 7 हाइड्रोजन आपको मिले थर्ड में। तो आप इसके बाद सेकेंड में बताइए, सेकेंड में 4। 4, नहीं यहाँ पर 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 4 हाइड्रोजन। और फर्स्ट में बताइए 1। 1, 1 हाइड्रोजन। तो हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे और बेस्ट प्रोसेस है। तो थर्ड में 7 टाइम्स हाइपर कंजुगेशन ये शो कर रहा है, ऑफकोर्स इसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी। तो थर्ड, यस। सेकेंड सेकंड एंड फर्स्ट ये होगा। फर्स्ट। तो चलिए लिखिए और लिखकर हैंड रेज कर दीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए सनोज, निशा, रवि, चंदा, आप लोग लिखिए जल्दी। चलिए हैंड रेज कीजिए, रवि, चंदा हो गया। नो सर, एक मिनट। निशा, निशा आपने लिख लिया। रविराज, चलिए तो आगे बढ़े चंदा। क्लियर है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस
और आपके सामने CH2 प्लस, ये CH, ये सेकेंड, थर्ड, इसमें स्टेबिलिटी हो। नेक्स्ट ये पॉजिटिव चार्ज, यहां भी ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आपको नजर आएंगे। और ये लास्ट, चलिए देखते हैं इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आप इजी वे से कर सकते हो, नहीं सिंपली आप ये भी देख लोगे कि सब अल्काइल साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल 3 टाइम्स लगे हुए हैं और 3 साइड से डोनर है। यहाँ पर 2 साइड से ही डोनर है और यहाँ पर 1 साइड से ही डोनर है, तभी आपकी स्टेबिलिटी करेक्ट नजर आएगा। तो ऑफ कोर्स इसमें स्टेबिलिटी आपका होगा थर्ड और सेकेंड एंड देन फर्स्ट, ये लेकिन इसमें आपको सोचना पड़ेगा, ये क्वेश्चन। तो एक चीज तो मैं बता दूं कि यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट एटम पर, मतलब C डबल बॉन्ड C एडजेसेंट एटम पर पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है? रेजोनेंस, रेजोनेंस। तो यहाँ तो रेजोनेंस आपको है, रेजोनेंस, रेजोनेंस है तो ऑफ कोर्स इसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी। लेकिन ध्यान रखना होगा कि ये कंपाउंड, इसको पहचानना होगा, ये कंपाउंड में रेजोनेंस है कि इसके अलावा और कुछ भी है? चंदा, क्या लग रहा? ये कंपाउंड याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं ये कंपाउंड एरोमेटिक, एरोमेटिक, क्योंकि इसमें सारे कंडीशन है। ये साइक्लिक है, साइक्लिक है, प्लेनर है, प्लेनर, यस सारे यस। कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और हकेल्स रूल को ओबे करता है। एन का वैल्यू इसमें कितना आता है? जीरो, 0। जीरो। हकेल्स रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, पायलट। तो एन का वैल्यू जीरो रखोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें है नहीं। ऑफ कोर्स ये कंपाउंड एरोमेटिक। तो उसके बाद ये दो बचे, दो, तो ये तो एंगल स्ट्रेंथ से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि जो जितना बड़ा साइकिल है यहाँ पर, ऑफ कोर्स उसका एंगल स्ट्रेंथ कम होगा और स्टेबिलिटी अधिक होगी। जो छोटा साइकिल होता है उसमें रिपल्सन ज्यादा होता है, जो छोटा साइकिल होता है उसमें रिपल्सन ज्यादा होता है, एंगल स्ट्रेन अधिक होते हैं नहीं, तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये डिसाइड हम लोग करेंगे एंगल स्ट्रेन से, एंगल स्ट्रेन से। तो आपको 3 कंसेप्ट नजर आए, एक रेजोनेंस, दूसरा एरोमेटिक एंड थर्ड एंगल स्ट्रेन। एक ही क्वेश्चन में 3 कंसेप्ट आए। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और इसमें प्रायोरिटी अगर हम दें तो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल जो कि एरोमेटिक कंपाउंड होता है, क्योंकि एरोमेटिक है तो उसमें रेजोनेंस तो है। एरोमेटिक में ये सारे कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है और उसके बाद डबल बॉन्ड के एडजेसेंट एटम पर पॉजिटिव चार्ज भी है, रेजोनेंस भी है नहीं। तो इसमें सारे कैरेक्टर अवेलेबल है। तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल, उसके बाद रेजोनेंस है फोर्थ, इसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी। एंड एंगल स्ट्रेन में तो सेकेंड एंड थर्ड में ज्यादा स्टेबल कौन? इसमें आप देखोगे कि थर्ड की स्टेबिलिटी अधिक है, क्योंकि एंगल स्ट्रेन कम है और स्टेबिलिटी ज्यादा है। फोर्थ में एंगल स्ट्रेन ज्यादा है, क्यों? क्योंकि साइकिल उसका छोटा है, 3 कार्बन की आपकी साइकिल है और 3 कार्बन की साइकिल है, तो ऑफ कोर्स उसमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा और एंगल स्ट्रेन अधिक होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इट मीन्स थर्ड, थर्ड की स्टेबिलिटी अधिक है एंड देन आपका सेकेंड, ये होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो चलिए क्लियर है तो आप लिखिए, कंफ्यूजन अगर है कहीं पर तो आप पूछ सकते हैं नहीं।
और लिखकर हैंड रेज कीजिए, फास्ट कीजिए। सर एंगल स्ट्रेन एक बार बताइए प्लीज। एंगल स्ट्रेन अगर सिंपल वे में अगर हम डिसाइड करें, डिफाइन करें, तो आप ये समझो कि आप यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जितना बड़ा साइकिल होगा उसमें स्ट्रेन उतना ही कम होगा। छोटा साइकिल अगर ले लें, छोटा साइकिल, छोटा साइकिल, तो रिपल्सन बढ़ेगा। और छोटा साइकिल ले लें और तो और रिपल्सन ज़्यादा होगा। और छोटा साइकिल ले लें तो और रिपल्सन ज़्यादा होगा। जितना कम एरिया में आपका ये आपके एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अवेलेबल हैं, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं काफ़ी क्लोज आएंगे, एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आएंगे। और काफ़ी क्लोज आएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन बढ़ेगा। रिपल्सन बढ़ेगा तब कोर्स उसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नहीं, और आप देखो तो ये 60 डिग्री, 60 डिग्री पर ये आपका एंगल है, ये आपका 90 डिग्री पर है। नहीं, और धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, ये 120 पर आएगा, 120 पर आ जाएगा। तो ऑफ कोर्स आप जितना छोटा एंगल होगा रिपल्सन उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन काफी क्लोज आएंगे। और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन काफी क्लोज आएंगे तो उसमें रिपल्सन अधिक होगा। और रिपल्सन अधिक होगा, स्ट्रेन बढ़ेगा। और इस एंगल में स्ट्रेन बढ़ेगा जिसको हम लोग एंगल स्ट्रेन कहते हैं। किसी एंगल में रिपल्सन हो, जैसे ये आपका बना, और यहाँ अगर रिपल्सन हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ रिपल्सन हो रहा है, तो इसके स्ट्रेन को हम लोग एंगल स्ट्रेन कहते हैं। तो एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा होता है छोटे साइकिल में। नहीं, तो छोटे साइकिल में एंगल स्ट्रेन अधिक होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंगल स्ट्रेन कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। राइट, क्लियर हुआ? यस सर। तो चलिए लिखिए, जल्दी लिखिए। सनोज, सनोज, निशा, रवि, एचपी, आप लोग हैंड रेज कीजिए, लिखिए। चलिए तो सनोज लिख लिए, सनोज। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कार्बन आयन, कार्बन आयन। तो जैसे कार्बोकैटायन मैंने बताया था कि किसी स्पीसीज के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो आपको कार्बोकैटायन कहलाता है। उसी तरह किसी कार्बन के, किसी स्पीसीज के कार्बन पर अगर निगेटिव चार्ज हो तो वो क्या कहलाएगा, कार्बन आयन। तो सिंपल है, आप लिखिए स्पीसीज हैविंग negative charge on carbon known as कार्बन आयन। किसी स्पीसीज के कार्बन पर निगेटिव चार्ज हो तो कार्बन आयन। एज फॉर एग्जांपल सिंपल है, जैसे कि CH3, यहाँ निगेटिव चार्ज, CH3 CH2, ये CH3 CH एक्सेट्रा, ये। अब हम बात करते हैं, अगर इसमें हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। तो आप देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए। जैसे कार्बन है, इसके 3 बॉन्ड, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अवेलेबल है। निगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। इसका मतलब 4 बॉन्ड के बराबर इलेक्ट्रॉन्स है, इसके बाद इसके पास 4 बॉन्ड के बराबर इलेक्ट्रॉन है।
तो ये तो आपका, और यहाँ 2 है, उसी 2 इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा। इट मीन्स ये 4 सिग्मा दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। तो हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 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 हाइब्रिडाइज्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब इसमें देखो कि sp3 जो होता है ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जब भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो वो टेट्राहेड्रल ही होगा। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल नहीं। अगर शेप की बात करें, शेप, तो आपका पिरामिडल, शेप पिरामिडल नहीं। अब आप देखो कि टेट्राहेड्रल और शेप आपका है पिरामिडल नहीं। अब बॉन्ड एंगल, अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो जो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है उसका नॉर्मली बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। लेकिन यहाँ तो रिपल्सन है, रिपल्सन से आपका बॉन्ड एंगल कम होगा। तो अगर हम बॉन्ड एंगल लिखेंगे, बॉन्ड एंगल, तो ये 109 डिग्री 28 मिनट से कम आएगा, इससे कम आएगा नहीं, क्योंकि रिपल्सन है। जहाँ रिपल्सन होता है वहाँ बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे वाटर के केस में आप जानते हो ये 2 लोन पेयर नहीं, हाइड्रोजन यहाँ पर, तो रिपल्सन अधिक है, ये बॉन्ड को नीचे की तरफ पुश करता है, पुश करता है, तो यहाँ एंगल करता है। तो ऐसे तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 है, क्योंकि 4 बॉन्ड के इक्विवेलेंट नहीं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 बॉन्ड के इक्विवेलेंट है। लेकिन चूंकि रिपल्सन अधिक है, रिपल्सन अधिक है, बॉन्ड को ये पुश करता है, यहाँ एंगल बन जाता है, तो ऑफकोर्स बॉन्ड एंगल कम होगा। नहीं तो नॉर्मल बॉन्ड एंगल इसके लिए आपका 109 डिग्री 28 मिनट ही होता है नहीं, लेकिन इसके इससे क्या हो जाता है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाता है। इट मीन्स अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बॉन्ड एंगल नॉर्मल बॉन्ड एंगल से कम हो जाएगा। अगर आपका रिपल्सन है, तो रिपल्सन है तो यहाँ बॉन्ड एंगल आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो दिस इज ड्यू टू, this is due to lone pair bond pair, lone pair bond pair repulsion, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन नहीं। जैसे देखो ये जो बॉन्ड में है इसको हम लोग बॉन्ड पेयर कहते हैं, ये जो फ्री है इसको लोन पेयर कहते हैं। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण आपका बॉन्ड एंगल जो है ये स्लाइटली क्या कर देता है, डिक्रीज कर जाता है। तो ये जस्ट आपको नॉलेज के लिए मैंने ये सारी बातें बताई। अब हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन कैसे इसको हम बनाएंगे, स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे। लेकिन फिलहाल आप इसको लिखें और हैंड रेज करें तो आगे हम बढ़ेंगे। चलिए लिखिए, सनोज, निशा, रवि, एचपी सब लोग लिखिए। लिख ले तो हैंड रेज कीजिए। सनोज, निशा, रवि, जल्दी कीजिए आप लोग। चलिए ओके, तो रवि, रवि आपने लिख लिया, रविराज, रविराज आवाज आ रही मेरी? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, इसमें स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे, सिंपल एक प्रोसेस बताते हैं। जैसे कार्बन आयन, कार्बन आयन यहाँ पर हमने लगाया डोनर,
और कार्बोनाइन यहाँ पर लगाया एक्सेप्टर, नहीं, तो किस केस में इसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी? किस केस में इसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी? तो क्या लगता है किस केस में स्टेबिलिटी अधिक होनी चाहिए? किस केस में स्टेबिलिटी अधिक होनी चाहिए? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है। निगेटिव का मतलब क्या है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, नहीं, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, और यहाँ पर आपने क्या लगा दिया? डोनर। यहाँ पर आपने लगा दिया डोनर। ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है और आपने लगाया डोनर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, नहीं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से अधिक है और आपने लगा दिया डोनर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से क्या होता है कि रिपल्सन कम हो जाता है। किसी भी एटम पर पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो और आप लगा दो डोनर, तो इलेक्ट्रॉन डोनर अगर लगा दिया आपने तो क्या हो गया, उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा, और रिपल्सन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगा, राइट। दूसरा, आप यहाँ देखो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहाँ भी अधिक है, इस केस में भी अधिक है, यहाँ पर और यहाँ पर आपने लगाया है एक्सेप्टर, राइट। तो एक्सेप्टर लगा दिया तो ये तो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो एक्सेप्टर जो है स्टेबिलिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा, और डोनर डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर डिक्रीजेस स्टेबिलिटी, ये जो स्टेबिलिटी है वो घटेगा। यहाँ पर इंक्रीजेस इंक्रीजेस स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी जस्ट कटायन के जस्ट अपोजिट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर लिखोगे डोनर डिक्रीजेस स्टेबिलिटी while acceptor increases stability, नहीं, डोनर डिक्रीजेस और while acceptor increases, डिक्रीजेस मतलब एरो को डाउन कर देना, ये डिक्रीजेस, डोनर डिक्रीजेस while acceptor increases। अब इसमें कोई भी आप एग्जांपल लो, चलो क्वेश्चन से हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट CH3, ये नेगेटिव, सेकेंड और CH3 CH2 यहाँ पे, थर्ड CH3 CH3, चलिए फोर्थ यहाँ पर CH3 और ये CH3, ये अब यहाँ पर ये आपको लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। अब यहाँ पर आप देखो कि डोनर ही तो है, नहीं, ये डोनर है, डोनर है, डोनर है, ये सब डोनर है, नहीं, जितने अल्काइल ग्रुप होते हैं डोनर होते हैं, ये सब डोनर। तो डोनर स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। जितना अधिक डोनर आप लगाओगे यहाँ पर, पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका अधिक है, पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, और आप क्या कर रहे हो, चारों तरफ से आपने डोनर लगा दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना अधिक होगा, रिपल्सन उतना ही अधिक होगा, और रिपल्सन जितना अधिक होगा, स्टेबिलिटी उतना ही कम हो जाएगा। तो क्या लगता है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए? किसकी स्टेबिलिटी सबसे अधिक फर्स्ट, होगी? फर्स्ट की, ऑफ कोर्स। तो स्टेबिलिटी अगर फर्स्ट में सबसे ऊपर फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, सेकेंड, थर्ड, थर्ड एंड फाइनली फोर्थ। फोर्थ, ये आपका स्टेबिलिटी अगर होगा। तो चलिए सिंपल है, कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इससे, नहीं, चलिए सनोज, निशा, रवि, चलिए आप सब लोग लिखिए, हैंड रेज कीजिए। निशा, रविराज, रविराज,
रवि आवाज आ रही मेरी? रविराज आवाज आ रही मेरी? चलिए, ओके ओके। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नहीं तो इसमें आप देखो तो इसमें क्या लगता है, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस, यहाँ पर सेकेंड CH3 CH2 CH2 माइनस। ये अब आपको क्या लगता है किस केस में स्टेबिलिटी अधिक होनी चाहिए? अगर हम लोग इसमें देखें स्टेबिलिटी एरर, तो किसकी स्टेबिलिटी अधिक होनी चाहिए इसमें? फर्स्ट वाला सर। क्यों क्यों चंदा, क्यों? तो रेजोनेंस इसमें होगा ना। रेजोनेंस, रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं, मैंने बताया यस। था कि ये आपका कंडीशन जो है पॉजिटिव हो निगेटिव हो एडजेसेंट एटम पर, ये रेजोनेंस के केस में आते हैं। और रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है, और जितना ज्यादा डिलोकलाइजेशन होगा ऑफकोर्स उसकी स्टेबिलिटी उतना ही अधिक होगी। तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी अधिक होगी इन द कंपेरिजन ऑफ सेकंड, सेकंड से फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, CH3 CH2 माइनस, सेकेंड CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, थर्ड CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। इसमें हमको स्टेबिलिटी बताना है, इसमें स्टेबिलिटी एरर इसको। तो आप देखो कि वेरी सिंपल, हाइब्रिडाइजेशन से आप निकालोगे इजी वे से निकल जाएगा। इस सिंगल बॉन्डेड जो कार्बन है इसका हाइब्रिडेशन मैंने बताया था sp3, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसका मैंने बताया था sp2, और जो ट्रिपल बॉन्डेड है इसका मैंने बताया था sp। और मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा किसमें होता है? sp में, उसके बाद sp2 एंड देन sp3। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे अधिक sp का होने का मतलब क्या कि इसमें पुलिंग टेंडेंसी रहता है। और निगेटिव चार्ज तभी स्टेबल होता है ना जब पुल करने वाला कोई ग्रुप अवेलेबल होता है, नहीं तो ऑफकोर्स पुलिंग टेंडेंसी इसका अधिक होगा, ऑफकोर्स इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, अधिक होगी। तो ये स्टेबल आपका ज्यादा होगा। इसके बाद थर्ड की स्टेबिलिटी सबसे अधिक, उसके बाद किसकी हो जाएगी? सेकेंड की। सेकेंड की, एंड देन फर्स्ट। ये होगा स्टेबिलिटी, राइट। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। तो चलिए जल्दी लिखिए, हैंडल्स कीजिए और कुछ क्वेश्चन करें। आज का बनाए इनका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराकर इसको इन कर देना है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट इंटरमीडिएट कार्बन फ्री रेडिकल कार्बीन 19 बेंजाइन के बारे में स्टडी करेंगे। तो लिखिए जितना जल्दी हो सके। निशा, निशा। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट CH3 CH2 minus, right? Second, pH CH2 minus, or pH CH minus pH, and fourth, pHC minus pH pH। ये अब इसमें अगर स्टेबिलिटी की बात करनी हो, इसमें स्टेबिलिटी की बात करनी हो तो क्या लगता है कोई ऐसा वर्ड जो क्लियर नहीं हो? तो पीएच तो क्लियर होगा। पीएच क्या है? पीएच, पीएच जैसे मैं बता दूं यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के बारे में, इसको मैं बताऊंगा सब क्लियर हो जाएगा। पीएच जो है वो फिनाइल ग्रुप है, ये
पीएच जो है वो फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल, फिनाइल को पीएच मैंने लिखा है, और यहाँ पर ये CH2 माइनस, CH2 माइनस ये। तो इसी तरह यहाँ पर 2 टाइम्स पीएच, 2 टाइम्स फिनाइल है, यहाँ पर 3 टाइम्स फिनाइल है। तो ये मैं बता दूं कि आप देखो कि ये डबल बॉन्ड के एडजेसेंट एटम पर निगेटिव है, ध्यान से देखोगे तो ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, इसके एडजेसेंट एटम पर क्या है, निगेटिव है, इट मींस रेजोनेंस में है, इट मींस क्या है, वो रेजोनेंस में है। तो यहाँ पर तो 2 टाइम्स रेजोनेंस में हो गया, यहाँ पर 3 टाइम्स रेजोनेंस में हो गया। अब बता सकते हो कि स्टेबिलिटी किसकी अधिक होनी चाहिए, अब स्टेबिलिटी किसकी अधिक होनी चाहिए, फोर्थ, 4 की, फोर्थ की सबसे, उसके बाद फिर थर्ड, और थर्ड होगा, एंड देन सेकेंड, सेकेंड, एंड फाइनली फर्स्ट। फर्स्ट। ये आपका होगा स्टेबिलिटी, राइट। अब आप देखो तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये और अधिक इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये CH2, ये सेकेंड में आओगे तो अगेन CH2 माइनस, नहीं, लेकिन यहाँ पर हम OCH3 ग्रुप यहाँ पर इंक्लूड कर दिए। थोड़ा सा वेरिएशन लाएंगे यहाँ पर, थोड़ा सा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आप लगा दिए NO2, और फाइनली ये एकदम कंप्लीट साइक्लो एक्साइल ग्रुप मैंने यहाँ पर यूज किया, साइक्लोहेक्सेन। और ये अब इसमें स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो रेजोनेंस वाला केस तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें सोचना ही नहीं है। रेजोनेंस जो है, तो रेजोनेंस तो आपका फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में नहीं है। तो ये तो आप कह सकते हो कि स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे नीचे जो है वो क्या होगा, आपका फोर्थ होगा, ये तो आप कह सकते हो, राइट। सबसे नीचे आपका फोर्थ होगा, क्योंकि उस रेजोनेंस स्टेबलाइज तो है नहीं। ये सब में रेजोनेंस है, लेकिन एक चीज है कि यहाँ पर जो लोन तरफ इलेक्ट्रॉन है ये अपोस्ट डोनर का काम करेगा, जो कि प्लस एम इफेक्ट शो करता है। नहीं, लोन तरफ इलेक्ट्रॉन वाला जो ग्रुप है अपोस्ट डोनर है, जो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा यहाँ पे, राइट। और NO2 जो है वो एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर है, ऑफकोर्स माइनस एम, नहीं। तो एग्जैक्टली अगर इफेक्ट हम देखें तो इसमें हम लोग प्लस एम माइनस एम की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये आपका -I+M, -I+M, और यहाँ पर -I-M, नहीं, लेकिन हम क्यों एम लिखे, क्योंकि डोमिनेंट फैक्टर एम ही है, नहीं, हम लोग इसी से डिसाइड कर लेंगे, एम से डिसाइड कर लेंगे। तो क्या लगता है 1 2 3 में चंदा किसकी स्टेबिलिटी अधिक होनी चाहिए, 1 2 3 में किसकी अधिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और जो एक्सेप्टर है वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर माइनस आई पुलिंग टेंडेंसी, ये स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर है, तो स्ट्रॉन्ग यस, एक्सेप्टर है तो ऑफकोर्स थर्ड की स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी जो सबसे अधिक ज्यादा, होगी। अब उसके बाद ये तो डोनर है ना, यहाँ पर डोनर है, फर्स्ट वाला, हाँ, तो फर्स्ट की हो जाएगी, क्योंकि डोनर तो डिक्रीज करेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, सेकेंड, सेकेंड, और फाइनली फोर्थ तो है ये, फोर्थ। नहीं। तो इस तरह से हम लोग स्टेबिलिटी चेक आउट कर सकते हैं कार्बन आयन की। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा पॉइंट जो कि समझ में नहीं आया हो, हम फिर दोबारा उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये क्लियर है। यस, हाँ, तो चलिए लिखिए, हैंड रेज कीजिए, लिखिए, हैंड रेज कीजिए। और कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज कार्बनाइन तो ऑलमोस्ट एंड हो गया। चलिए कुछ और क्वेश्चंस, 2 3 और हम करा देते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस इंटरमीडिएट में जितना ज्यादा क्वेश्चन आप करोगे ऑफकोर्स वो उतना ही अधिक स्ट्रॉन्ग होगा। चलो देखो,
फर्स्ट एक सिंपल और डिस्टेंस डिपेंडेंट वाला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे ये फर्स्ट हो गया, और सेकेंड चेन अगर हम लें, सेकेंड चेन ये Cl, ये और फोर्थ ये, तो इसमें क्या लगता है इसके केस में स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर हम इसमें बात करें, क्योंकि जो भी मैंने लगाया ये -I इफेक्ट शो करता है, मतलब पुलिंग टेंडेंसी, और -I इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट जो है, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, सब डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ये भी डिस्टेंस डिपेंडेंट है। और मतलब डिस्टेंस बढ़ने से पुलिंग टेंडेंसी कम होता है, डिस्टेंस बढ़ने से पुलिंग टेंडेंसी कम होगा, तो क्या लगता है इस केस में किसकी स्टेबिलिटी अधिक होनी चाहिए? इस केस सेकेंड। में सेकंड 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 की स्टेबिलिटी अधिक होगा, क्योंकि नजदीक है, ज्यादा पुल करेगा, यस। एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, तो सेकंड की स्टेबिलिटी अधिक होगी। उसके बाद थर्ड। स्टेबिलिटी, थर्ड की स्टेबिलिटी अधिक होगी, राइट, देन फोर्थ। फोर्थ एंड देन फर्स्ट। फर्स्ट। फर्स्ट ये आपका स्टेबिलिटी यहाँ पर। नेक्स्ट आप देखो, अगर हम इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म करें यहाँ पर इसको, और CH2 माइनस, ये CH2 माइनस, सेकेंड यहाँ पर CH2 माइनस, ये थर्ड, CH2 माइनस, और फाइनली फोर्थ CH2 माइनस। इसमें अगर हमें स्टेबिलिटी एरर को बताना हो, इसमें स्टेबिलिटी एरर को बताना हो, तो क्या लगता है स्टेबिलिटी एरर क्या होनी चाहिए इस केस में? स्टेबिलिटी एरर क्या होनी चाहिए? तो मैं बता चुका हूँ कि जो ऑक्सीजन है वो बाय नेचर इलेक्ट्रोनिगेटिव डोनर। एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट मतलब माइनस है। ये डोनर तभी होता है जब ऑक्सीजन किसी डायरेक्टली, जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है उस पर प्लस चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो, नहीं, तब इसका लोन पेयर जो होगा डोनर की तरह काम करेगा और प्लस से रेजोनेंस होगा वहां पर। लेकिन यहाँ पर ऐसा केस नहीं है, ये तो जुड़ा हुआ जिससे वो तो ऑलरेडी सेचुरेटेड है नहीं, सेचुरेटेड है, तो ये डोनेट कर ही नहीं सकता। तो इसका नेचर क्या है, बाय नेचर -I पुलिंग टेंडेंसी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो -I की तरह काम करेगा। और -I जो होता है मैंने अभी बताया, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो क्या लगता है इसमें किसकी स्टेबिलिटी अधिक होनी चाहिए थर्ड इसके? वाला। आए थर्ड। थर्ड, तो थर्ड की स्टेबिलिटी अधिक होगा, क्योंकि नजदीक है तो ज्यादा पुल करेगा तो उसको स्टेबलाइज करेगा आपको। थर्ड की स्टेबिलिटी अधिक है, थर्ड के बाद सेकेंड। सेकंड के बाद फर्स्ट। फर्स्ट एंड फाइनली फोर्थ। फोर्थ। ये स्टेबिलिटी। तो चलिए और लिखिए। तो इसमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें जो स्टेबिलिटी का मेन फैक्टर है, स्टेबिलिटी का मेन फैक्टर क्या है कि एनायन के केस में अगर आपका एक्सेप्टर लगा हुआ है, एनायन के केस में अगर आपका डोनर लगा हुआ है, तो एक्सेप्टर ही स्टेबिलिटी को क्या कर रहा, बढ़ा रहा, और डोनर स्टेबिलिटी को क्या कर रहा, डिक्रीज कर रहा। ये तो आपका जनरल कंसेप्ट हो गया। लेकिन अगर रेजोनेंस अवेलेबल है, एरोमेटिक कंपाउंड है, तब तो उसके केस में स्टेबिलिटी आपकी क्या होगी, बढ़ जाती है। तो आप जरा इसको रिमाइंड करो, तो हमें बताओ तो कि ये एक्सेप्टर अगर लगाते हैं तो क्यों स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, और डोनर लगाते हैं तो क्यों स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाता है? चंदा आप बता सकती हो? सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट डोनर में ज्यादा हो जाता है तो स्टेबिलिटी घट जाएगा। हम्म।
तो कहने का सेंस यही है कि ऑफकोर्स पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है नहीं, और डोनर जो है इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो रिपल्सन बढ़ेगा, और रिपल्सन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा, राइट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से अधिक है तो अगर यहाँ पर हम एक्सेप्टर लगा दिए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, नहीं। तो सिंपली हम लोग फाइनली याद करते हैं डोनर डिक्रीजेज स्टेबिलिटी, डीडी, डोनर डिक्रीजेस नहीं, और एक्सेप्टर इंक्रीजेस। तो एक याद रहेगा, दूसरा तो याद हो ही जाएगा, डीडी डोनर डिक्रीजेस इन द केस ऑफ कार्बन आयन नहीं, तो कार्बन आयन के केस में आपका यही होता है, राइट। तो आज का क्लास हम यहीं पर रुकते हैं, नहीं आज का क्लास हम यहीं पर रुकते हैं, और कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, कार्बन फ्री रेडिकल, राइट। वो भी इंटरमीडिएट काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ स्पेशल केसेस आते हैं नहीं, तो क्लास मिस करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद उससे रिलेटेड हम लोग कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, बहुत सारी बातें पढ़नी है, लेकिन कार्बन फ्री रेडिकल ये इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है, इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आते हैं कंपटीशन में। उसमें कुछ क्वेश्चंस कन्फ्यूजिबल भी होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर कार्बोकैटायन कार्बोएनायन के केस में डोनर और एक्सेप्टर लगाकर स्टेबिलिटी को डिक्रीज और इंक्रीज करके हम लोग दिखा देते हैं, लेकिन वहां पर आपका कभी कभी एक्सेप्टर लगता है ना, एक्सेप्टर, तो एक्सेप्टर भी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो किस केस में एक्सेप्टर स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, वो आपका रेजोनेंस होगा या इंडक्टिव इफेक्ट होगा। चलिए हम लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं कल। तो आज यहीं पर रुकते हैं और मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। ओके, ओके बाय। आप सब थैंक यू लिख सो लिया। ओके बाय, बाय।